मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और खासतौर पर उत्तर भारत में आप लगातार इनको टीवी नेटवर्क्स पर, सोशल मीडिया पर सक्रिय देखते होंगे। संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। खासतौर पर ये माना जा रहा है कि जो अप्रैल का महीना है वो यूपी के लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तो शायद हो सकता है अप्रैल के एक दो दिन पहले ही, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात कि बीजेपी में जब प्रदेश अध्यक्ष खाली होंगे वो मंत्रिमंडल में जाएंगे। मंत्रिमंडल में पहले से 6 स्थान रिक्त हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल पर यूपी बीजेपी, खासतौर पर लोकसभा का जो चुनाव और उसके जो परिणाम सामने आए, उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग सामने आई विपक्षी दलों की, इंडिया गठबंधन की, उसको देखते हुए 27 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी, और इसीलिए कुछ नई लीडरशिप को भी ग्रूम करने की कोशिश गुजरात पैटर्न पर, गुजरात मॉडल पर की जाएगी। और इसके लिए जरूरी पड़ा तो 12 से लेकर के 24, 24 से 36 भी हो सकती है संख्या। यानी एक व्यापक मंत्रिमंडल में फेरबदल जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और परफॉर्मेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और जातीय समीकरण, और खासकर अगर मैं बात करूं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है उसको तोड़ने के लिए जो बन सकेगा वो ये सरकार करेगी, ये संगठन उत्तर प्रदेश से करेगा। आपने हाल में देखा कि जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है, उनमें जातिगत समीकरणों को साधने के पूरे प्रयास किए गए हैं। चर्चा लगातार इस बात की होती रहती है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सरकार से नाराज है। उसको खुश करने के पूरे प्रयास आपको साफ तौर पर इस जिलाध्यक्षों की सूची में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार फोकस कर रहे हैं ओबीसी पर, पिछड़ी जातियों पर, तो उससे जुड़े हुए कई सारे नेताओं को इस जो जिलाध्यक्षों की सूची थी, संगठन में जो महत्वपूर्ण पद माना जाता है, वो उनको दिए गए हैं। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई तो ऐसे ही कुछ न कुछ जो समीकरण में जिन तरफ इशारा कर रहा हूं आपको, वो इसमें भी आपको देखने मिलेंगे। और ना केवल संगठन में बल्कि सरकार के स्तर पर भी यही सारे फेरबदल साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। कई ऐसी जातियां हैं जिनका बहुत ज्यादा नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, तो ये मान के चलिए कि उन जातियों को यहाँ नेतृत्व दिया जाएगा। क्योंकि 27 का इलेक्शन है, 2 बार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रिपीट हो चुकी है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है ना अवनीश, वो 2 बार के बाद बहुत हावी हो जाता है। आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, खासतौर पर विधायकों के मामले में। जी 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2019 में सरकार बनी, लेकिन 2024 में वो किस तरह सरकार बनी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस पर कितना हावी रहा, वो आपने साफ तौर पर देखा है। तो ये कहीं की भी बात कर लें, चाहे उत्तराखंड की चाहे उत्तर प्रदेश की, तो एंटी इनकम्बेंसी को काट करने के लिए ये सारे के सारे समीकरण साधना बेहद जरूरी है, जिसके लिए लगातार न केवल संगठन स्तर पर तैयारी की गई है बल्कि सरकार के स्तर पर भी इससे काम किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कौन ऐसे जातीय छत्रप हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दे करके एक अच्छी वोट बैंक को साधा जा सकता है। उसके लिए पूरे जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार देखा था, अगर आपको याद हो, 2022 के चुनाव से पहले जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस पार्टी का एक दौर में चेहरा हुआ करते थे, ब्राह्मण चेहरा, वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के कैंपेन चला रहे थे। और फिर अचानक जो है 19 के चुनाव के बाद वो धौरहरा से चुनाव हारे, और उसके बाद जिस तरह की इंजीनियरिंग हुई बीजेपी में, आप जानते हैं कैसी इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग ज्यादा नहीं सर्जरी कहूंगा उसको, वो सर्जरी हुई। और उसके बाद फिर वो अचानक जो है वो दिखाई पड़े दूसरे खेमे में। फिर उनको एमएलसी बनाया गया। ये कहा जा रहा था कि उनको दिल्ली में एडजस्टमेंट होगा, लेकिन उनका एडजस्टमेंट यूपी में किया गया, उनको एमएलसी बनाया गया। फिर यूपी में वो कैबिनेट मंत्री बने। पहली बार तो उनको बहुत भारी भरकम डिपार्टमेंट नहीं मिला, लेकिन दोबारा जब सरकार बनी 22 में, तब उनको एक भारी भरकम पीडब्ल्यूडी विभाग देकर के नवाजा भी गया। यानी उनकी जो है उनकी मान मनोवल हुई। अब जो ये दिखाई पड़ा कि लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोध मतदाता, बावजूद इससे कि कल्याण सिंह बीजेपी में थे, उनका परिवार अभी भी बीजेपी में था, बड़े नेता थे, लेकिन लोध मतदाता खिसका हुआ दिखाई पड़ा। कुर्मी मतदाता बड़े पैमाने पर
जो है वो खिसका हुआ दिखाई पड़ा, जो लगातार बीजेपी को वोट कर रहा था। अपना दल उसके साथ है, जिसका वोट बैंक, आधार वोट बैंक ही कुर्मी वोट है। और इसके अलावा नॉन जाटो, खासतौर पर जो पासी समाज था, उसका वोट जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी से छिटका। और अब उस नुकसान की भरपाई इस मंत्रिमंडल के विस्तार में या संगठन के नए सृजन में किस प्रकार से करती हुई आपको बीजेपी दिखाई पड़ रही है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले बात कही थी कि जो जातीय क्षत्रप हैं, जिनका आपने, जैसे आपने बताया कि पासी वोट बैंक जो है, उससे जो बड़े नेता हैं, भले ही दिनेश खट्टिक को यहाँ मंत्री बना रखा है, लेकिन अभी अगर संगठन के स्तर पर या सरकार के स्तर पर ये लगता है कि जो पासी वोट बैंक है या जो दलित वोट बैंक है, उससे जुड़े हुए कुछ बड़े नेता, जो कुछ बड़े चेहरे हों, जिनको अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिससे कि सरकार में उनकी भागीदारी नजर आए, जिससे कि वो वोट बैंक जो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से परंपरागत वोट बैंक रहा है, तो वो खिसकने ना पाए। पहली जिम्मेदारी तो ये है। जैसा कि ब्राह्मण नेता का आपने जिक्र किया, जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेतृत्व यहाँ कर रहे थे, उनके जाने के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, तो एक तरीके से उनकी जगह खाली है। तो जो अलग अलग जातियों के मंत्री हैं, चाहे वो ब्राह्मण जाति से आते हों, चाहे वो दलित जाति से आते हों, और खासकर मैं कहूँगा ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40% वोट बैंक केवल ओबीसी समाज का आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उसमें इस समाज से सबसे ज्यादा मंत्री हैं, बावजूद इसके अभी गुंजाइश बची है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो नारा था, उसने 2024 में आपने देखा किस तरह से पूरे के पूरे सत्ता पक्ष की बिल्कुल धुर्रे उड़ा दिए, और उम्मीद नहीं थी किसी को कि अखिलेश यादव इतनी ज्यादा सीटें जीत जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतने कम सीटों पर आकर के उन्हें संतोष करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको बैलेंस करना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सारी चीजें चलेंगी। बाकी राजनीति की दिशा दशा क्या होगी, अभी चूंकि 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो सत्ता पक्ष की समीकरण है, जो उनकी तैयारियां हैं, उन पर निगरानी करे हुए हैं, उन पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं, और उसी हिसाब से वो भी रणनीति बनाएंगे। ये अकेले भाजपा के या योगी सरकार की बात नहीं है कि वो सब कुछ कर लेंगे और 2027 में सब ठीक हो जाएगा, विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। एक दो ऐसा कुर्सी नहीं मुझे कह सकते। लगता है वो इस ऑप्शन में एक दो कुर्सी वो उत्तराखंड मॉडल पर विपक्ष से आने वाले नेताओं के लिए भी आखिरी दौर तक सुरक्षित ही रखेंगे। और एक बात और भी संजय जानकारी में आ रही है कि करीब 3 ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो पहले मोदी 1 में या मोदी पार्ट 2 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस बार का लोकसभा का चुनाव वो हार गए, लेकिन वो अपने अपने समुदाय के ठीक ठाक नेता हैं। ये कहा जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। और एक दो ब्राह्मण चेहरे भी हैं पूर्वांचल से आने वाले, जिनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि चूंकि मंत्रिमंडल है तो बहुत ठीक ठाक बैलेंस किया गया था, पिछली बार 22 के चुनाव से पहले ही एक सामाजिक संतुलन साधा गया था 6 महीने पहले कई सारे लोगों को एडजस्ट करके, लेकिन उनमें वो चेहरे नहीं है जो अपने ही समाज का वोट लेकर के आ पाने में, खासतौर पर बीजेपी के लिए लामबंदी करने में, उस वोट को तैयार कर पाने में अपनी विधानसभा से बाहर का जो है रूपरेखा तय कर पाए। ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे जो नोन हैं, जो थोड़े बहुत अपने समाज की सियासत में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर काम करते हैं, उनको भी मौका दिए जाने को लेकर के विचार चल रहा है। विचार चल भी रहा होगा और विचार करना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत सारी सीटों पर उन्हीं चेहरों को रिपीट कर दिया गया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई थी, सभी ने देखा था। और इसका सीधा सा संदेश ये था कि ये जो नेता हैं, ये अपनी जाति के और वोटों को लाने में सक्षम नहीं थे, जिसका नतीजा हुई कि वो हार गए। ऐसा ही कुछ ना कुछ जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो 2 इलेक्शन के बाद में बहुत हावी हो जाता है। ये आप बहुत पुराना इतिहास भी अगर देखेंगे ना, उसको भी उठा के देखेंगे, तो 2 चुनाव लगातार जीतने के बाद तीसरी बार का चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि ये सारी तैयारियां, ये सारी चीजें जो अवनीश आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और जिसके कयास लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो भी सोच रही होगी। ऐसे में वो उन्हीं
प्रमुख चेहरों को, जिनके पास ये बूता होगा कि वो अपने जाति के, अपने समर्थकों के वोट को अपने पक्ष में ला सके, उनको ही मौका मिलेगा। बाकी उम्मीद ना करिए कि कोई बहुत सोच सिफारिश लगा करके या कहीं फर्जी आंकड़े दिखा करके या इधर उधर की बातें करके मंत्रिमंडल में जगह पालेगा, तो यह लगभग लगभग असंभव है। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा कि हम लोग चर्चा कर लें उस पर भी। आजकल सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे जगहों पर आप इस बात की भी जो है खबरें देख रहे होंगे कि नागपुर मंथन कर रहा है कि योगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया जाए। कहीं चल रहा है कि कोई अचूक खबर आने वाली है। ये जो इस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रशासनिक अनुभव योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ, बीजेपी इस मोड़ पर आकर के उस अनुभव को लूज नहीं करना चाहिए। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की यूपी में भी है और दिल्ली में भी है। लगातार दोनों ही तरफ से ये बात कही जाती है कि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये बात लंबे समय से, या मैं कहूं 2022 के चुनाव के पहले से ये बात सबके सामने चर्चा में आती रही है कि योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली और उनको केंद्र में जगह दी जाएगी, यहाँ कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। कोई पिछड़ी जात से बता रहा था तो कोई किसी अन्य जाति से बता रहा था, जाति समीकरण को साधने के लिहाज से। 2022 का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ, बम्पर जीत हुई, बहुमत से सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हर 6 महीने में लगभग लगभग अलग अलग घटनाक्रम हुए। हर छमाही ये संदेश आता रहता है कि अब योगी आदित्यनाथ हट जाएंगे। अभी हाल आपने देखा होगा 2024 का जब चुनाव हुआ है तो उसके बाद में जब सीटें कम हुई तो ये हुआ कि इसका ठीकरा फोड़ करके योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाएगा और उनको दिल्ली में जगह देकर के ठंडे बस्ते में लगा दिया जाएगा। ऐसी तमाम सारी चर्चाएं होती रही। अभी हाल में ही अगर मैं सबसे लेटेस्ट बात करूं तो जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें एक दुर्घटना हुई एक के बाद एक कई सारी, उसको लेकर के भी ये कयास लगातार होते रहे कि योगी आदित्यनाथ को अब तो दिल्ली शिफ्ट कर ही दिया जाएगा। तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बात को लेकर अपने, जैसा आप चर्चा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर बातें भी कही। लेकिन आपने देखा ये सारे के सारे कयास हर बार फर्जी निकले। कहीं किसी अफवाह में कोई दम नजर नहीं आया। योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो उनको यहां से उधर शिफ्ट करना, डिस्टर्ब करना, ये बहुत आसान नहीं है। एक बात मुझे और भी नहीं समझ में आती, आप भी शायद इससे इत्तेफाक करें कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कभी डायरेक्ट उस कुर्सी पर नहीं जाता। मतलब अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो कभी वो संगठन महासचिव रहा होगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रहेगा। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी मतलब स्काई लैब की तरह अचानक सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो सांसद थे, वो कभी संगठन में किसी पद पर रहे नहीं। और वहां वो व्यक्ति चाहिए होगा जो संगठन का स्ट्रक्चर समझता हो। स्ट्रक्चर समझने की समझ तो इतना लंबा अनुभव जरूर होगा, लेकिन उस किसी पद पर नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी उनका प्रशासनिक अनुभव जो उनको ऑलरेडी पहले से रहा है, और अब 8 साल का उनकी मुख्यमंत्रित्व काल हो गया, तो इस दौर पे उनका हुआ है, इस दौर पे उसका उनका हुआ है। इससे हटा करके उनको कोई, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस भूमिका में आखिर क्यों ले जाने पर मंथन करेगा? मतलब ये बात बेसिर पैर की ऐसे ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज तक तो कोई अध्यक्ष नहीं हुआ जो कैडर के सिस्टम से निकल करके ना आया हो। बिल्कुल सही है। और अगर योगी आदित्यनाथ की काबिलियत देखें, आपने जिक्र किया 8 साल की उनकी सरकार हो गई है, उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत बेहतर रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मुद्दों पे चुनाव होता है उनमें शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा से रहा है। इसको लेकर के 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हुई है, तो ऐसे में उनका प्रशासनिक अनुभव पिछली सरकारों के मुकाबले, वो परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार कार्रवाइयां हुई हैं और उससे उत्तर प्रदेश की जनता में कहीं ना कहीं सुकून है और अपराधियों में उसी मुकाबले में भय भी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व के पोस्टर वो आए हैं योगी, इसमें तो कोई बुरे, और मुझे नहीं लगता कि इस पर जो है। और अवनीश, एक बात मैं और भी कहूंगा, एक बात और भी कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ नहीं तो फिर कौन?
क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो इस वक्त उनकी टक्कर ले सके? क्योंकि मैं पहले एक बात कह चुका हूं, उसको दोबारा कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, दूसरे नंबर पर आता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ के बाद कौन, क्या कोई दूसरा ऐसा चेहरा है जो लकीर योगी आदित्यनाथ ने खींच दी है उसके समानांतर वो पहुंच सके? कानून व्यवस्था को लेकर के अगर बात करूं या अन्य बहुत सारे विषय, चाहे करप्शन को लेकर के बात करूं, इन सारी चीजों पर जिस तरह का उनका नियंत्रण रहा है, क्या ऐसा कोई दूसरा शख्स है? जब तक नहीं है तब तक योगी आदित्यनाथ को कोई दिल्ली खतरा शिफ्ट नहीं। करने के कयास बेमानी है। ठीक है, धन्यवाद आपका संजय, इस चर्चा में आपने समय दिया।